सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है समास यानी कि कंपाउंड। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संधि पढ़ी थी जिसमें हमने जाना था कि दो वर्णों के मेल से नया जो शब्द बनता है उसमें बच्चों जो वर्ण में परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। अब ये समास क्या होता है बच्चों? समास में जब दो शब्द जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं मतलब बच्चों संक्षिप्त हो जाता है। इसमें समास में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा रसोई जमा घर। बच्चों यहाँ दो शब्द जुड़े तो क्या बन गया शब्द? रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर। ये बच्चों अलग अलग तरह के होते हैं। आइए इसे जानते हैं। समास यानी कि कंपाउंड ये क्या होता है, पहले पढ़िए और समझिए, जरा ध्यान दीजिए। बच्चों मैंने कहा देश के लिए भक्ति। यदि मैं देश के लिए भक्ति ना कहकर देशभक्ति कह दूं बच्चों तब भी वही अर्थ निकलेगा। तो देश के लिए भक्ति ना कहकर मैं देशभक्ति भी तो कह सकती हूँ। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह कह सकते हैं। चार मासों का समाहार चौमासा कह सकते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ में हाथों हाथ कह सकते हैं। चार भुजाएं हैं जिसकी, वह चतुर्भुज हो सकता है। समय के अनुसार यथा समय, वचन रूपी अमृत, वचनामृत, नर और नारी, नर नारी कह सकते हैं। विश्व को भरने वाला विशंभर कह सकते हैं। तो बच्चों एक बात पे जरा ध्यान दीजिए, तो जितने भी हमने खा वर्ग के शब्द का वर्ग के शब्द समूहों के संक्षिप्त रूप है, यानी कि उनका छोटा रूप है, तथा सभी शब्द किसी न किसी समास के उदाहरण हैं। अतः स्पष्ट है कि संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब शब्दों के इस मेल को समास कहते हैं। परिभाषा पे बच्चों ध्यान दीजिए जरा। जब दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समास, जहां दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। अब बच्चों ये तो हो गया समास, आपको समझ में आ गया समास क्या होता है। अब मोटा मोटी आप ये समझिए सबसे पहले कि समस्त पद क्या होता है बच्चों, उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है। आइए पहले जानते हैं हम समस्त पद यानी कि कंपाउंडिंग ये क्या होते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर हुआ। आप पर बीती, आप बीती हुआ। यहाँ रसोई घर और आप बीती बच्चों यहाँ समस्त पद है, क्योंकि ये जो एक शब्द बना है इसको हम समस्त पद कहेंगे। समस्त पद बनाते समय पहले पद की विभक्तियों तथा और आदि का लोप हो जाता है। जैसे कि बच्चों रसोई के लिए घर, तू के लिए का लोप हो गया, रसोई घर बन गया ना, इसीलिए आप पर बीती, पर का लोप हो गया, आप बीती बन गया। आगे देखो बच्चों, समास विग्रह जानो पहले। समास विग्रह यानी कि डिस्कम्पाउंडिंग क्या होता है बच्चा? आपको याद है जब हमने संधि वाला पाठ पढ़ा था उसमें हमने संधि विच्छेद पढ़ा था, यानी कि वापस से उसी फॉर्म में लाना होता है हमें अपने शब्द को। अभी समास अब विग्रह में भी वही होता है बच्चों। समस्त पद यानी कि जो हम अभी पद पढ़ा है, जैसे कि रसोई घर और आप बीती, इसको कहते हैं समस्त पद, जिसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है। जिन शब्दों से बनते हैं वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पदों के खंड करके उन्हें फिर से अलग अलग कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं। एक होता है बच्चों पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। उदाहरण से समझते हैं इसे। देखो बच्चों, पूर्व पद हमने कहा सेना, उत्तर पद हुआ पति, तो बच्चों सेना का पति, तो हमारा समस्त पद क्या बन गया? सेनापति। राम, तो बच्चों ये हमारा पूर्व पद है, और उत्तर पद है कृष्ण, तो शब्द बना, समस्त पद बना, सामासिक शब्द बना हमारा राम कृष्ण। इसी तरह मार्ग के लिए व्यय यानी कि मार्ग व्यय। ध्यान दीजिए जरा, समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए बच्चों? कम से कम दो पद होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ध्यान देते रहिए, समास होने पर जहां संधि होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। आगे देखो, समास के भेद। ये तो हो गए बच्चों समास। समास पढ़ा हमने, उसमें समस्त पद जाना कि क्या होता है, और साथ ही साथ बच्चों समस्त पद के बाद हमने ये भी जाना कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं समास के भेद। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स। समास में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा पद, कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार समास के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर समास के चार प्रमुख भेद हैं। पहला देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास यानी कि एडवेरिएबल कंपाउंड, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास यानी कि डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, जिसमें कि बच्चों कॉपुलेटिव कंपाउंड, जिसमें दोनों पद प्रधान होते
होते हैं। चौथा है बहुब्रीहि समास यानी कि एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आइए समास के इन भेदों को एक एक करके जानते हैं। पहला देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास यानी कि एडवर्बियल कंपाउंड क्या होता है। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय हो बच्चों, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वही अव्यय होते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अव्यय हो तथा प्रधान हो और उसके योग से संपूर्ण समस्त पद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे बच्चों अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नी, भर, बे, बा, प्रति आदि अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों हमारे पास एक समस्त पद है रातों रात, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रात ही रात में, हर घड़ी घड़ी घड़ी, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, साफ साफ बिल्कुल साफ, हाथों हाथ हाथी हाथ में, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार। बच्चों जितने भी हमने ये भी शब्द पढ़े हैं, या तो इन शब्दों में बच्चों जो ये अव्यय भाव समास होते हैं, इनमें या तो पहला पद अव्यय होता है या फिर बच्चों वह उपसर्ग लगा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं समास का दूसरा भेद, जिसका नाम है तत्पुरुष समास यानी कि डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। यह प्रकार 6 कारकों की विभक्ति के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसी कारक के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। पहला देखो बच्चों, एक बात याद रखिए, जो तत्पुरुष समास होते हैं बच्चों वह 6 प्रकार के होते हैं। आपको कारक चिन्ह याद होंगे ना। कारक हमारे 8 होते हैं। इसमें बच्चों कर्ता और संबोधन छोड़ दिया जाता है, कर्म से लेकर अधिकरण तक जोड़ा जाता है। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए बच्चों, कर्म तत्पुरुष, पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे कि बच्चों स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, मरणासन यानी कि मरण को पहुंचा हुआ, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, जब पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो तब करण तत्पुरुष होता है। जैसे कि रेखा अंकित, रेखा से अंकित, मदमस्त, मद से मस्त, सूर रचित, सूर द्वारा रचित। आगे आप खुद से पढ़ेंगे। संप्रदान तत्पुरुष देखिए बच्चों, जब समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है तब संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे कि बच्चों रहा खर्च, विग्रह करेंगे तो रहा के लिए खर्च, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हथकड़ी, हाथ के लिए घड़ी, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अपदान तत्पुरुष, जब समास के पूर्व पद में अपदान की विभक्ति से विलक यानी अलग का भाव हो तब अपदान तत्पुरुष होता है। जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मान, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, गुणहीन, गुणों से हीन, जाति च्युत, जाति से च्युत, धनहीन, धन से हीन, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख। आगे देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास का 5वां भेद, जिसका नाम है संबंध तत्पुरुष। जब समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, के, की का लोप हो तब संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे लोकसभा, लोक की सभा, अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, सचिवालय, सचिव का आलय, अमृतधार, अमृत की धारा, यदुवंश, यदु का वंश। आगे देखिए बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष, जब अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है तब अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि रण कौशल, रण कौशल, रण में कौशल, विचार मग्न, विचार में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, शरणागत, शरण में आगत। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद होते हैं। पहला है बच्चों अलुक तत्पुरुष, न्य तत्पुरुष, मध्य पदलोपी तत्पुरुष, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आइए एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। अलुक तत्पुरुष क्या होता है? जिस समस्त पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मैंने कहा युधिष्ठिर, तो युधि तो बच्चों युद्ध में स्थिर, तो ये क्या हो गया? युधिष्ठिर। जैसे कि धनंजय, धनम यानी कि धन को जय करने वाला। इसी तरह बच्चों खेचर यानी कि जो खे है वह आकाश में विचरने वाला। वाचस्पति यानी वाचस यानी वाणी का पति। तो ये कहलाते हैं हमारे अलुक तत्पुरुष। अब देखिए बच्चों, न्य तत्पुरुष क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो वह न्य तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं हम इसे। अनहोनी यानी कि ना होनी बच्चों, अनाथ यानी कि ना नाथ, जिसका कोई नाथ ना हो, अधर्म यानी कि ना धर्म, अनंत यानी कि ना अनंत यानी कि अनादि ना आदि, न
अनिच्छा यानी कि ना इच्छा बच्चों, जिसमें निषेधात्मक होता है, जिसमें न होता है, जिसमें बच्चों बिना होता है, उसको न्य तत्पुरुष कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, मध्य पदलोपी तत्पुरुष यह क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कि गोबर गणेश, तो बच्चों गोबर से बना गणेश, बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। तो बच्चों इन पदों के बीच में जब कोई पद लुप्त हो तो उसको कहा जाता है मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। आगे देखिए बच्चों, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य से बनने वाले शब्द है, समस्त पद में आएगा श्वेतांबर। तो बच्चों श्वेत है जो अंबर यानी कि महाराज, महान है जो राजा, महादेव महान है जो देव। ये एक मिनट, एक तो 2 पेज है अभी, बस खत्म हो जाए। हाँ ये वाला बस चैप्टर हो जाए, हाँ हो जाएगा इसको जल्दी। ये था बच्चों विशेषण विशेष्य वाला समस्त पद। अब देखिए जरा, जिसमें विशेष्य हमारा पूर्व पद होता है, जैसे कि मैंने कहा नरोत्तम, तो बच्चों नरों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो उत्तम, मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ। उपमान उपमेय का समस्त पद देखिए जरा, जब जहां बच्चों उपमान उपमेय का संबंध होता है, जैसे कि चरण कमल, चरण रूपी कमल, कर कमल, कमल के समान कर, भुज दंड, दंड के समान भुजा, क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। अब देखिए बच्चों तत्पुरुष समास का 5वां भेद, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण तथा किसी समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ देखो बच्चों, मैंने कहा चौराहा 4 राहों का समाहार, त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार, नवनिधि नवनिधियों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, नवरत्न नवरत्नों का समाहार। अब देखिए बच्चों द्वंद्व समास यानी कि कॉपुलेटिव कंपाउंड, ये क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे अमीर और गरीब का समस्त पद होगा अमीर गरीब, यहाँ दोनों पद समान है, समास करते समय मध्य स्थित और का लोप हो गया। जैसे कि बच्चों गंगा यमुना, जिसमें कि योजक चिन्ह लगा है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना बनेगा, घी शक्कर घी और शक्कर, अन्न जल अन्न और जल, अपना पराया अपना और पराया, अमीर अमीर और गरीब, भला बुरा भला और बुरा। अब देखिए बच्चों इसका चौथा भेद, समास का चौथा भेद है बहुवीरी समास यानी कि एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तब बहुवीरी समास होता है। जैसे कि चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला, लेकिन कौन है बच्चों? जो कि कृष्ण है। यहाँ चक्र तथा धर में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुव्रीहि समास में पहला तथा या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे बच्चों चक्रपाणी, जैसे देखो बच्चों चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके यानी कि कृष्ण, चतुर्मुख 4 है मुख जिसके जैसे कि ब्रह्मा, जितेंद्रिय जीत लिया है इंद्रियों को जिसने जैसे कि बच्चों चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी यानी कि विष्णु, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली यानी कि दीर्घायु लंबी भुजाओं वाला यानी कि विष्णु। अब बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनिए, कर्मधारय और बहुवीरी समास में अंतर को पहले समझिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। जैसे कि पीतांबर में पीत हमारा विशेषण होगा और अंबर हमारा विशेष्य होगा, अथवा घनश्याम में घन हमारा उपमान हो के समान और श्याम हमारा उपमेय हुआ। परंतु बहुवीरी समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। बहुवीरी समास में पीतांबर का विग्रह होगा तो पीत अंबर वाला कृष्ण ही होगा, घनश्याम का विग्रह होगा तो घन के समान श्याम तो भी बच्चों श्री कृष्ण ही होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि कर्मधारय में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान है और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय होता है, परंतु बहुवीरी समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। तो आगे देखिए बच्चों बहुवीरी और द्विगु समास में अंतर। बहुवीरी और द्विगु समास में देखिए क्या अंतर होता है। बहुवीरी समास में संपूर्ण सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जैसे कि त्रिफला तो 3 फलों वाला। द्विगु समास में समस्त पद का जो प्रथम पद है बच्चों वह संख्यावाचक विशेषण होता है, तो दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि त्रिफला
यहाँ होगा बच्चों 3 फलों का समूह। इनमें अंतर देखिए, हमने कहा पंचरत्न, जब बच्चों इसका हम विग्रह करेंगे 5 रत्नों वाला यदि है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। यदि पंचरत्न का बच्चों विग्रह 5 रत्न हुआ तो वह द्विगु समास होगा। इसी तरह चतुर्भुज लीजिए बच्चों, जो चतुर्भुज शब्द है हम जब इसका विग्रह करेंगे 4 भुजाएं जिसकी यानी विष्णु के लिए प्रयोग हो रहा है तो यह बहुव्रीहि समास होगा। वहीं बच्चों चतुर्भुज 4 भुजाओं से युक्त है तो वह द्विगु समास होगा। यह होता है बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। आगे देखिए बच्चों, संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चों पिछले पार्ट में हमने संधि पढ़ा था ना, अब जरा ध्यान दीजिए, संधि और समास में अंतर होते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है जबकि समास में प्रायः ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के परसर्गों या समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। तो बच्चों ये होता है संधि और समास में अंतर। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। जब तक आप अच्छे से समास को याद करिए, इनके भेदों को जानिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।